गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कल तक हमने क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन लॉ पे, उस पे रिलेटिव हमने कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्ब्स लॉ को हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले कूलम्ब्स लॉ के बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आएगा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम बात करते हैं, अच्छे समझेंगे हम कूलम्ब्स लॉ को। पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, बाद में आपको जो रिटर्न में जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। देखिए क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है, ध्यान से सुनो अच्छे से भाई साहब। ऐसा समझो कि कूलम्ब भाई साहब दो चार्ज लाया, दो क्या लाया? चार्ज। ये तो पता है ना आपको कि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो कूलम्ब भाई साहब दो चार्ज लाया, दोनों का चार्ज का नेचर सेम, दोनों का चार्ज का नेचर सेम। अब एक प्लस का दूसरा भी प्लस का, मान लिया ये वाला Q1 ये वाला Q2। अब दोनों को पास लाया से इन्फिनिटी से। अब जैसे जैसे इनको पास लाया तो इनमें क्या हुआ, रिपल्सन फोर्स लगना शुरू हुआ। ये भैया अब ऐसे रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब जैसे न्यूटन ने इनको छोड़ा, जैसे इनको छोड़ा रिलीज किया, जैसे इनको रिलीज किया तो एक दौड़ा इधर तो एक दौड़ा इधर, एक दौड़ा लेफ्ट तो दूसरा दौड़ा राइट। यार एक दौड़ा लेफ्ट तो दूसरा दौड़ा किधर? राइट। अब अगर ये लेफ्ट दौड़ा तो इस पर फोर्स भी किधर लगा होगा? लेफ्ट। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, लॉजिकली बात है। अगर भाई साहब वो लेफ्ट दौड़ रहा है, जो जिस तरफ दौड़ेगा उस तरफ भी तो फोर्स लगा। अरे दौड़ने के लिए क्या चाहिए? एक्सीलरेशन। क्या चाहिए? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कब आता है? जब फोर्स लगे, क्योंकि ये बराबर क्या होता है? F अपॉन m। और दूसरा वाला दौड़ा राइट, तो उस पर भी फोर्स किधर लगा? राइट में। बहुत अच्छी बात। तो न्यूटन भाई साहब को बात समझ में आई कि मान लो अगर ये चार्ज Q1 है और ये वाला चार्ज कितना है? Q2 है। और अगर इनको रिलीज किया तो ये वाला फोर्स लगा इधर और ये वाला फोर्स लगा इधर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बोलो क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो एक इधर दौड़ रहा है, एक इधर दौड़ रहा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, यहां तक हमें बात समझ में आई है। अब अगर बात करें कि उसने अपोजिट नेचर के चार्ज लिए, कैसे नेचर के चार्ज लिए? अपोजिट नेचर के चार्ज लिए। एक ले लिया माइनस का, एक ले लिया प्लस का। मान लिया अभी माइनस का Q1 लिया और ये क्या ले लिया? प्लस का Q2। अब क्या होगा? अब जैसे इनको पास लाया, ये क्या होगा? खुपात से चिपक गए। तो अब एक दौड़ा इधर तो दूसरा किधर दौड़ा? इधर। जस्ट अपोजिट है। अब भी ये किधर दौड़े? अपोजिट ही दौड़े। ये इधर दौड़ा रही है इधर। अब अगर ये इधर दौड़ा तो इसका मतलब इस पर फोर्स किधर लगा? इस तरफ। और ये इधर दौड़ा, इसका मतलब इस पर फोर्स किधर लगा? इधर। दोनों पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन भाई साहब ने अपनी पहली बात में कह दिया कि भैया फोर्स बिटवीन चार्जेस इज ऑलवेज अप्लाइड just opposite direction to each other। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। क्या कहा न्यूटन भाई साहब ने? न्यूटन भाई साहब ने कहा कि दोनों चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, चाहे चार्ज का नेचर कैसा भी हो, चाहे सेम हो, लाइक हो, चाहे अनलाइक हो, हमेशा फोर्स कैसी डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। न्यूटन भाई साहब की एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, न्यूटन भाई साहब ने जब इनके फोर्स को चेक किया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उसने देखा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो न्यूटन ने कह दिया कि भाई फोर्स भी सेम है। फोर्स भी क्या है? सेम है भाई। फोर्स भी कैसा है? सेम मैग्नीट्यूड का है। अरे सेम मैग्नीट्यूड का है। न्यूटन भाई साहब ने ये भी बात ऑब्जर्व कर ली। ठीक है भाई साहब, सेम है। बहुत अच्छी बात। तो दो बातें क्लियर हुई। न्यूटन के बात समझ में आई कि भाई साहब ये दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं हमेशा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। न्यूटन ने कहा यार ऐसा तो मैंने पहले कहीं पढ़ाया है। तो न्यूटन को अपना ही लो याद आया, एक्शन रिएक्शन का पेयर। तो न्यूटन ने कहा ओ एक्शन रिएक्शन पेयर याद किया उसने कि एक्शन रिएक्शन पेयर के अंदर दो बॉडी होनी चाहिए थी। बिल्कुल दो है, एक और दो। दोनों पर मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होना चाहिए। बिल्कुल दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है। तो न्यूटन ने कह दिया कि भाई साहब ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। न्यूटन भाई साहब की बात समझ में आ गई भाई साहब। तीन बातें न्यूटन भाई साहब ने अपनी बुक में लिख दी कि पहली की फोर्स जो होता है चार्ज के बीच में वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात उसने कह दी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तीसरी बात उसने कह दी कि ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है। अब एक बच्चा था, उसने कहा कि न्यूटन भाई साहब ने जैसी जैसी बातें कही वैसे वैसे उसने लिखा।
उसने कहा कि मुझे दो चार्ज चाहिए, एक Q1 और एक Q2। उसने कहा दोनों पर फोर्स लगना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर लगा एक इधर लगा। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसने कहा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? बिल्कुल। उसने देखा कि हाँ सर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। उसने न्यूटन को दिखाया कि सर देखिए क्या आपने कहा जो ये बात सही है। न्यूटन ने देखा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है बच्चा कि भाई दोनों बॉडी होनी चाहिए अलग अलग। बिल्कुल ऐसा, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तीनों बातें सेटिस्फाई हो। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो न्यूटन ने अपनी बात में, अपनी बुक में एक और बात ऐड की। उसने कहा कि भाई ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि Q1 और अगर ये Q2 है तो जो फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इज ऑलवेज अप्लाइड अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस, ऑलवेज अलोंग टू दी लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस। यानी कि दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अलोंग लगेगा। दोनों चार्ज से जो पास हो रही है लाइन उसके अलोंग लगेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो समझो यार आप आराम से कि मान लो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। एक ही तो लाइन ऐसी होगी जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही होगी, दोनों चार्ज को ज्वाइन। इसके अलावा आप 1000 लाइन खींच लो ना, क्या दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है? नहीं कर रही है। सिर्फ एक यही तो लाइन ऐसी है जो दोनों चार्ज को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। तो इसी के अलोंग क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। न्यूटन भाई साहब ने अपने बुक में लिख दिया। अब अगर ऐसे फोर्स जो लाइन ज्वाइन करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, और इस तरह की चीजें करते हैं, उनको कहते हैं हम एक्शन रिएक्शन, उनको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो कैसे फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्सेज हैं। कैसे फोर्सेज है भैया? ये सेंट्रल फोर्स। न्यूटन भाई साहब ने अपनी बात में ये बात भी कह दी कि ये फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। उसके बाद न्यूटन भाई साहब ने एक और बात देखी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव। अरे कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कैसे फोर्स है भाई साहब? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो भाई साहब न्यूटन भाई साहब ने अपनी बातें में, अपनी जो बुक है उसमें लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कितनी बातें बता दी मैंने सबसे पहले कि भैया ये जो फोर्स है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब चार्ज का नेचर कैसा भी हो, अपोजिट हो, लाइक हो, अनलाइक हो, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तीसरा ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करेगा। चौथा भैया ये सेंट्रल फोर्स है। और पांचवा ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए अब और बात करें हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस फोर्स के बारे में, तो देखिए और अगर आगे बात करें तो देखिए क्या है। चलिए तो आगे की अगर हम चर्चा करें थोड़ी सी सेंट्रल फोर्स के बारे में, इनके बारे में, तो देखिए क्या है कहानी इसकी। अब न्यूटन भाई साहब ने अपने इसके फोर्स के बारे में कुछ और बातें कही। अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? अब तक मैंने आपको सिर्फ इस फोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताई। मैंने आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं सिखाया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। न्यूटन ने फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में भी बातें कही। क्या कही? कि मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है, डिस्टेंस। तो न्यूटन ने कहा कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मेन बात ध्यान रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है कि जो दोनों स्टेबल चार्ज यानी कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, किसके? मैग्नीट्यूड। बोर्ड लगा दिया भाई, मतलब सिर्फ पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना कभी भी। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के, प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद उसने कहा कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। डिस्टेंस क्या भैया? डिस्टेंस, मेन वर्ड डिस्टेंस। तो क्या कहा? फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है भाई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में बात कर लूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं बात कर लेता हूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं साइन हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है K। तो F बराबर कितना? K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। अब ये K क्या है? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब चलिए K पे चर्चा करते हैं, K पे डिस्कशन करते हैं कि K क्या है। K बड़ी काम की चीज है। हमारे पूरी 12th क्लास में K को बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है इस K का। ठीक है, तो देखते हैं K के बारे में क्या है K की कहानी। चलिए
देखिए हम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो अब बात करें इस के बारे में, तो अगर वैक्यूम अगर तो अगर वैक्यूम के लिए बात करें तो फॉर वैक्यूम, अगर भाई मीडियम कैसा हो, वैक्यूम वाला हो, वैक्यूम हो उसके आसपास, तो इन वैक्यूम इस के की वैल्यू क्या होती है, तो वैक्यूम में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और 9 इंटू मैग्नीट्यूड में वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। अब बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट देखिए, अब यहां पे समझिए इसकी यूनिट को अच्छे से। देखो भाई मुझे यहां से इसकी यूनिट निकालनी है, अब यहां से समझ रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, ओनली के, तो एफ आर इधर आ जाएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, मोड ऑफ Q1 और मोड ऑफ Q2 कितने के बराबर, के की। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर यानी कि डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, Q1 और Q2 दोनों चार्ज है तो कूलाम का स्क्वायर, तो के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, कूलाम स्क्वायर, ठीक है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, कूलाम स्क्वायर। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर हमारे पास यहां तक वैल्यू आ गई। चलिए अब देखिए आगे हम चर्चा करें थोड़ी सी, ये एप्सिलॉन नोड क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोड। ये नोड का मतलब ये जो नीचे डॉट लग रही है ना, छोटा सा गोला सा लग रहा है ना, स्पेयर सा लग रहा है, छोटा सा सर्किल सा बना रखा है, इसको बोलते हैं नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। इस नोड का मतलब होता है प्री एम्प्टी वैक्यूम, अगर ये लग रहा है तो मतलब वैक्यूम की बात है, नहीं लग रहा है तो मीडियम की बात है, ठीक है। तो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह दें या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह दें। अब सर ये क्या चीज है भाई, परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, यानी कि परमिटिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय ए सब्सटेंस, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। वैक्यूम में बात चल रही है तो वैक्यूम की आ जाएगी, मीडियम की बात चल रही है तो मीडियम की, यानी कि द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय द सब्सटेंस इन मीडियम। और मैं कहूं वैक्यूम में, तो वैक्यूम की क्या हो जाएगी, ability to hold the charge by a substance in vacuum is known as permittivity of vacuum, permittivity of vacuum। तो चीजें यहां तक समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया परमिटिविटी का ट्रिक। अब इस परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम में होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी भाई, ध्यान से देख तो तुझे समझ में आएगा, यहाँ पर 1/4 पाई है, 1/4 पाई, क्या इस 4 पाई की कोई यूनिट होगी, नहीं, तो इसका मतलब एक्चुअल में तो जो के है वो 1/एप्सिलॉन नोड ही तो है, यानी कि उल्टा ही तो है। तो एप्सिलॉन नोड क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि जो यूनिट किसकी थी, के की थी, उसका जस्ट अपोजिट, यानी कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ऐसे बोलते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक और आ रहा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलता है, आप लोग बोल रहे थे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो गलत है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने पढ़ाया कूलाम्स लॉ को, कूलाम्स लॉ के बारे में जो छोटी छोटी बातें थी वो बताई, उसके बाद मैंने इसका मैग्नीट्यूड बताया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया के, इसको के को क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन या फिर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नोड क्या होता है, एप्सिलॉन नोड होता है भाई साहब परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसकी वैल्यू वैक्यूम में कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी कहते किसे हैं, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज इन वैक्यूम, और मीडियम हो तो इन मीडियम, ठीक है भाई। अब अगर बात करें कि इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, दोनों की डायमेंशन, दोनों किसकी, के की डायमेंशन क्या होगी, तो भाई के की डायमेंशन होती है एम की 1, मैं आपको चलो डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूं। देखो के का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए क्या आएगा, एम की 1 एल की 1 टी की -2, मीटर स्क्वायर के लिए कितना, एल की 2, और कूलाम चार्ज है तो कितना हो जाएगा, ए की 1 और टी की 1, चार्ज की ए की 1 टी की 1 होती थी ना, शुरुआत के लेसन में पढ़ाया था। तो भाई
इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर। तो कितना हो जाने वाला, स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की 2 और टी की 2 सब कुछ ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, m की 1, l की कितनी हो जाएगी 1 और 2 कितनी 3, t की कितनी हो जाएगी माइनस का 4 और a की कितनी हो जाएगी माइनस का 2। ये मेरे पास k की डायमेंशन। यानी कि अब अगर एप्सिलॉन नोड की बात करो तो जस्ट इसका अपोजिट ही तो होता है भाई। तो कितना होगा m की 1 l की -1, सॉरी m की -1 l की -3, t की कितनी 4 और a की 2, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो किसका हो गया, प्लस का। अब क्या करेंगे भाई, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, सब कुछ रिटर्न कर देंगे बोर्ड पे, आपको देख लेंगे। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा हम बात करेंगे मीडियम के लिए, किसके लिए, मीडियम के लिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, उन पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की अदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में आपको 11th और 12th दोनों की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।